जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। करंट अफेयर की इस ऑनलाइन लेक्चर श्रृंखला में मैं आपके साथ हूं, आपका दोस्त पंकज शर्मा। और आज फिर करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा, जिसमें आपके सबसे पहला टॉपिक है भगत सिंह। दोस्तों, भगत सिंह शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं और आज हम भगत सिंह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे। कारण ये भी है कि हाल ही में 28 सितंबर 2021 को शहीद भगत सिंह जी की 114वीं जयंती मनाई गई है और इस दिन देश भर में इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो चलिए जानते हैं भगत सिंह जी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं कि भाई इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। मौके थे कि जा सकते थे जेल से बाहर, लेकिन भागे नहीं और एक संदेश देते हुए कि इस देश को उस समय तात्कालिक परिस्थितियों में आज़ादी के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत थी, युवाओं के बलिदान की ज़रूरत थी, कहीं न कहीं उनको प्रेरित करने की ज़रूरत थी। और इसी प्रेरणा को देने के साथ हँसते-हँसते जो है भगत सिंह सूली पे चढ़ गए थे। भगत सिंह जी जो है, इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। उस समय जो भारत का क्षेत्र था, उस पूरे क्षेत्र को हम ब्रिटिश भारत के नाम से जानते थे और ब्रिटिश भारत का प्रांत था लायलपुर। इस लायलपुर प्रांत में भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 28 सितंबर 1907 को हुआ था। और इसी समय यदि हम जगह की बात करें तो ये वर्तमान पाकिस्तान का जो लायलपुर है, उसमें ये इनका जन्म हुआ था। क्लियर। 1907 आप दो तीन चीजों के चलते और इसको याद रखेंगे। एक तो ये कि टिस्को की जो स्थापना की गई थी जमशेदपुर में, इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा जी ने 1907 में ही की थी। इसके अलावा 1907 का सूरत अधिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत अधिवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया था। कांग्रेस जो है वो बंगाल विभाजन को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन, उस स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में फैलाना है कि नहीं फैलाना, कि केवल बंगाल लेवल पर सीमित रखना है, इस चीज को लेकर, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है उसमें विवाद हो गया। नरम दल वाले और गरम दल वाले जो लोग थे, उनकी विचारधारा इसमें अलग जा रही थी। नरम दल वाले चाहते थे कि इसको केवल बंगाल तक सीमित रखा जाए और गरम दल वाले चाहते थे कि इसको पूरे भारत में क्यों न लागू कर दिया जाए। तो इस विवाद के चलते कांग्रेस का पहला जो विभाजन हुआ था वो सूरत में 1907 में हुआ था। इसके बाद जो गरम दली लोग थे, इन लोगों को कांग्रेस से अलग कर दिया गया, है ना, जिसका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर, उसकी गति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। आंदोलन धीमा हो गया था, कमजोर हुआ था, क्योंकि शक्ति अब दो भागों में बढ़ चुकी थी। तो सूरत अधिवेशन भी याद रखेंगे, कांग्रेस का विभाजन, टिस्को की स्थापना भी इसी समय हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करें तो शहीद भगत सिंह जो है, ये असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के बाद, आप सब जानते हैं कि 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, जो 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद, है ना। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। तो चोरा चोरी जो कांड हुआ था गोरखपुर यूपी में, उस कांड के बाद गांधी जी ने अहिंसक गतिविधियों को देखते हुए जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो इस आंदोलन के वापस लिए जाने के बाद जब बहुत बड़े लेवल पर युवाओं में, सहयोगियों में, आंदोलनकारियों में असंतोष पैदा हुआ, उस समय ही भगत सिंह जो थे वो एक युवा क्रांतिकारी के तौर पर सामने आए और क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए थे। भारत से ब्रिटिश सरकार को हिंसक तरीके से हटाने की वकालत करते थे भगत सिंह जी। कहीं ना कहीं यहाँ पर शब्द आ रहा है बार बार क्रांतिकारी। दोस्तों, तो क्रांतिकारी शब्द जो है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। आप क्रांति शब्द का यूज तब करते हैं जब आप किसी भी व्यवस्था में, किसी भी चीज में बहुत तीव्र परिवर्तन लाना चाहते हो, एक बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हो, आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो किसी भी व्यवस्था में बहुत जल्द, कम समय में अगर आमूलचूल परिवर्तन लाना है, तो उसके लिए उसके परिवर्तन को हम क्रांतिकारी परिवर्तन कहेंगे, क्योंकि वो बहुत तीव्र आया है। तो ऐसे ही इनका ये था कि अगर हम बहुत जल्द आज़ादी पाना चाहते हैं तो हम हिंसक गतिविधियों को फॉलो करते हैं, और इसीलिए इनको क्रांतिकारी भी माना गया था। क्रांतिकारी गतिविधियों को, हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले, उनकी वकालत करने वाले थे भगत सिंह जी, और ये करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श मानते थे। अब यहाँ पर करतार सिंह सराभा का नाम आया है। ये कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक थे। आप सभी को पता होगा कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारत के बाहर जो मूवमेंट चल रहे थे, उसमें गदर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। गदर पार्टी
तो गदर पार्टी का गठन करने वाले, गदर पत्रिका जो संचालित की जाती थी, उसके संस्थापक सदस्य जो थे वो थे करतार सिंह साराभा। तो ये इनके आदर्श थे, किसके? भगत सिंह जी के। इसके बाद हम बात करें तो 1926 में एक और महत्वपूर्ण काम किया शहीद भगत सिंह जी ने। 1926 में समाजवादी युवा संगठन जो है, जिसको नौजवान भारत सभा थे, इसकी स्थापना भगत सिंह जी ने की। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में भी ये शामिल हो गए थे और इसके नेताओं में चंद्रशेखर आजाद जैसे, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग थे, इनके साथ इन्होंने काम किया। 1928 का वो वर्ष था जब चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये नया नाम दिया गया, ठीक है। इसमें भी भगत सिंह मौजूद थे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है कि जब जब 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है और 1928 में फरवरी के माह में साइमन कमीशन जो है वो बंबई आता है। तो साइमन कमीशन जो है वो बंबई आया और बंबई से ये बोल सकते हैं कि पंजाब की तरफ गया। तो पंजाब में इसके खिलाफ जो नारे लगाए जा रहे थे, साइमन कमीशन के विरुद्ध जो आंदोलन हो रहा था, उसमें भगत सिंह जी भी शामिल थे और इसी दौरान लाला लाजपत राय जो थे, उनकी सिर पे लाठियां पड़ गई थी और उस लाठी के बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो इस समय भी भगत सिंह ने साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन में भाग लिया था। बाद में हम देखें तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। एक्चुअल में इनका प्लान ये था, जाने को ये किसी और को भी भेज सकते थे, बम फेंकने के बाद भाग भी सकते थे। समझना इस घटना को, ये पब्लिक सेफ्टी जो बिल आया था उसके अगेंस्ट ये विवाद था और इनका उद्देश्य ये था कि इन्होंने एक बम फोड़ा, इस बम से किसी को नुकसान नहीं हुआ। इनका कहना था कि हम केवल बहरे कानों में कुछ आवाज सुनाना चाहते थे, इसलिए हमने ये बम फोड़ा है ताकि सरकार को, बहरी सरकार को कुछ समझ में आए। पब्लिक सेफ्टी बिल विवाद चल रहा था, उसके अगेंस्ट में ये सारा मूवमेंट हुआ। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में गए, वहां इन्होंने बम फेंका, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए, पर्चे उड़ाए गए और ये लोग वहां से भागे नहीं, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद 23 मार्च 1931 को, याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को, जिसको हम शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं, इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो ये पूरा भगत सिंह का स्टोरी थी जो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक। चलिए अगला आपका टॉपिक है सैन्य इंजीनियरिंग सेवा दिवस। दोस्तों 26 सितंबर को हमने 99वें सैनिक इंजीनियर सेवा दिवस का आयोजन किया था। यह दिवस जो है वो सैन्य इंजीनियरिंग सेवा की स्थापना को चिन्हित करता है। मतलब ये कि 26 सितंबर 1923 को हमारे देश में सैन्य क्षेत्र में इंजीनियरिंग सेवा का प्रारंभ किया था और इसी दिन को याद करने के लिए इस दिन हर साल 26 सितंबर को सैन्य इंजीनियरिंग सेवा दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ऐसी सेवा है भारतीय सेना की जो कोर ऑफ इंजीनियर के स्तंभों में से एक है। सशस्त्र बलों के लिए ये रियल लाइन इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करती है। इसकी पूरे देश में अलग अलग इकाइयां फैली हुई हैं, कई उप इकाइयां फैली हुई हैं और ये वहां से पूरे देश के लिए काम करती है। ये मुख्य तौर पर थल सेना के लिए, वायुसेना के लिए, नौसेना के लिए, आयुध कारखाने, सीमा सड़क का संगठन हो, रक्षा अनुसंधान का काम हो, विकास का काम हो, ये सब चीजों पर इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करने वाली संस्था है। ये आपको ध्यान रखना है, जो 26 सितंबर 1923 को स्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिवस जो है वो हर साल हमारे देश में 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये इसलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि हमारे देश में 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इस संगठन को गठन किया गया था। मतलब जो आपदा प्रबंधन संस्था है, जो निकाय है, वो 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 27 सितंबर 2006 को मनाया गया था। याद रखिएगा, एमपीपीएससी के सिलेबस में आपको है, यूपीएससी के सिलेबस में भी आपको है। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं में ये फैक्ट पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। आप याद रखेंगे 27 सितंबर 2006 को बना था। फिर पूछा जाएगा कि भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया, तो आप बताएंगे 2005 में, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस प्रकार की संस्था है, तो आपका इस
प्रश्न उत्तर होना चाहिए कि आपदा प्रबंधन जो संस्था है वो एक वैधानिक निकाय है, क्योंकि इसके लिए भारत की संसद ने कानून पास किया और उस कानून के आधार पर इसका स्थापना हुई है, इसलिए हम इसको एक वैधानिक निकाय के तौर पर जानते हैं। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और इनके अलावा 9 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति की जाती है। इन सब में से एक को उपाध्यक्ष के पद के तौर पर भी चुना जाता है। अगर इस आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उद्देश्यों की बात करें दोस्तों, तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, सबसे प्राथमिक उद्देश्य इसका होता है कि जब भी कोई आपदा आती है, भले ही वो आपदा प्राकृतिक हो या मानव जनित आपदा हो, इन सभी आपदाओं के दौरान जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उन सब में समन्वय कायम करना। मतलब कि ये ना हो कि आप कुछ वर्ग कुछ अलग प्रकार की रणनीति अपना रहा है, कुछ वर्ग कुछ अलग प्रकार की रणनीति अपना रहा है। जितने भी हमारे देश में बचाव दल हैं, काम करने वाले लोग हैं, सभी के बीच में समन्वय बनाकर रखना बहुत जरूरी होता है। तो इस चीज के लिए ये समन्वय बनाने का काम करता है। संकट काल में प्रतिक्रिया हेतु जो क्षमता होती है हमारी, उसको निर्माण करने का काम ये करता है। आपदा प्रबंधन नीतियां हों, आपदा प्रबंधन की योजनाएं जो हों, आपदा प्रबंधन के लिए जो दिशा निर्देश होते हैं, ये सब तैयार करने का शीर्ष निकाय होता है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसके अलावा ये जो अधिनियम बनाया गया था उसमें भारत में आपदा प्रबंधन और उसके प्रति एक समग्र एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने के लिए भी राज्यों के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य आपदा प्रबंधन की बात भी की गई है ना। तो याद रखिएगा, केवल केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नहीं है इस अधिनियम में, मतलब 2005 का जो आपदा प्रबंधन अधिनियम रहा, इस अधिनियम में स्पष्ट तौर पर कहा है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की स्थापना की जाएगी, ताकि आपदाओं के समय मिलजुल कर बड़े पैमाने पर काम किया जा सके। दोस्तों अगला टॉपिक है आपका भगवान नटराजन की मूर्ति। इसके बारे में हम बात करते हैं। आप जानते हैं कि हाल ही में अपनी 4 दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने वहां के जितने भी उच्च स्तर के लोग थे उन सभी से बात किया है ना। जो बाइडन जो वहां के राष्ट्रपति अमेरिकी, उनसे भी समझौते हुए हैं। कमला हैरिस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति, उनसे भी इस बात पर कई सारे समझौते किए हैं, बातचीत हुई है। इस यात्रा के दौरान एक अलग चीज और देखने को मिली। यूएसए ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 157 कलाकृतियों और पूरा अवशेष सौंपे हैं। मतलब ये कि 157 कलाकृतियों को और पुराने समय के जो अवशेष हैं, पुरातत्व अवशेष जो हैं, ये सौंपे हैं मोदी जी को जब मोदी जी वापस आ रहे थे अमेरिका से। तो इन 157 कलाकृति और अवशेषों में से एक था नटराज की कांस्य की मूर्ति। दोस्तों नटराज की आप पेंसिल भी देखते हो, उस पर आप एक चित्र देखते हैं, वो किसका चित्र है? भगवान शिव का है। उनको हम भगवान नटराज के नाम से जानते हैं ना। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये क्या है। 10वीं शताब्दी में बना था, पत्थर में रेवंता बेस रिलीफ पैनल वाला जो जो आपका बलुआ पत्थर की कलाकृति वो। इसके अलावा 56 टेराकोटा के टुकड़े, कई कांस्य की मूर्तियां, 11वीं और 14वीं शताब्दी से संबंधित तांबे की वस्तुएं, ये सभी की सभी चीजें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यूएसए ने सौंपी है जब वो यूएसए की यात्रा के बाद भारत आ रहे थे। इन सभी वस्तुओं में एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी 18वीं शताब्दी की एक तलवार। ये जो 18वीं शताब्दी की तलवार है, इसमें फारसी भाषा में गुरु हरगोविंद सिंह जी का उल्लेख है। आप सब जानते हैं कि गुरु हरगोविंद सिंह जी कौन थे भाई? सिखों की 10 गुरुओं की परंपरा थी, उन 10 गुरुओं में से एक गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह जी। तो 18वीं शताब्दी की इस तलवार में फारसी भाषा में गुरु हरगोविंद सिंह जी का उल्लेख मिला था। इसके अलावा इन्होंने हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के कई सारी मूर्तियां भी सौंपी है हमारे देश को। पर्टिकुलर बात करें नटराज की इस प्रतिमा की, तो याद रखिएगा कि जैसा चित्र में देख रहे हैं, ये नटराज, भगवान नटराज की मूर्ति रही है। अब हम इस आकृति का वर्णन करते हैं कि क्या है। नटराज नृत्य के भगवान माने गए हैं। ये शिव ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में दिखाए गए हैं। ये विशेष तौर पर दक्षिण भारत के शैव मंदिरों में धातु या पत्थर की मूर्तियों पर ही पाए जाते हैं। ये जो कला है, ये चोल मूर्ति कला का एक महत्वपूर्ण भाग दिखता है। मतलब इस प्रकार की जो कलाकृति है महत्वपूर्ण रूप से चोल काल में बनाई जाती थी। इस प्रतिमा में जो दाहिना हाथ है उसमें शिव जी के हाथ में डमरू है, याद रखिएगा दाहिने हाथ में डमरू बताया गया है। इसके अलावा सृजन की ध्वनि का प्रतीक है डमरू। डमरू किस चीज का प्रतीक है? तो याद रखिएगा सृजन की ध्वनि का प्रतीक है। सभी रचनाएं डमरू की महान ध्वनि से निकलती हैं, ऐसा माना गया है। ऊपरी बाएं हाथ में शाश्वत अग्नि है। आप देख सकते हैं कि ऊपरी अगर हम बाएं हाथ की बात करते हैं तो इसमें शाश्वत अग्नि दी है जो विनाश का प्रतीक है।
विनाश सृष्टि का अग्रदूत है, अपरिहार्य प्रतिरूप है, मतलब इस सृष्टि का विनाश होना ही है, जो बना है वो समाप्त होगा। कहीं ना कहीं ये संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। इसके अलावा इसका जो निचला हाथ है वो अभय मुद्रा में है, जो आशीर्वाद देता प्रतीक हो रहा है और भक्तों को न डरने के लिए आश्वस्त करता है कि भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरा आपके लिए आशीर्वाद का प्रतीक है। निचला जो बायां हाथ ऊपर उठे पैर की ओर इशारा कर रहा है, वो मोक्ष के मार्ग को बताता है। शिव एक बोने आकृति पर नृत्य कर रहे हैं। बोना अज्ञानता और व्यक्ति के अहंकार का प्रतीक है। भगवान शिव को ब्रह्मांड के भीतर के सभी प्रकार की गति के स्रोत के रूप में इस आकृति में, इस मूर्ति में दिखाया गया है। इसके साथ ही प्रलय के दिन को नृत्य ज्वाला के मेहराब द्वारा दिखाया गया है। जो नृत्य ज्वाला की मेहराब है उसको प्रलय के दिन के रूप में दिखाया गया है। ये ब्रह्मांड के विघटन को संदर्भित करता है। मतलब इस मूर्ति में जो जो चीजें आपको मुद्राएं दिख रही हैं, उस हर मुद्रा का एक पर्टिकुलर मतलब है, वो किसी ना किसी चीज को इंगित कर रहा हो, भले ही वो ब्रह्मांड के विघटन को, विनाश को, शिव के आशीर्वाद देने के प्रतीक को, ठीक है, हर एक चीज को ये मूर्ति जो है वो स्पष्ट तौर पर बता रही है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर शिव जी के इसमें उलझे बालों की बात करें तो इस बालों में जो धाराएं दिख रही हैं वो गंगा के प्रवाह को बता रहे हैं कि भाई किस प्रकार से जटाओं से, बालों से गंगा का प्रवाह हो रहा है। शिव के कान में नर और दूसरे कान में मादा अलंकरण है। यह नर और मादा के संलयन का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसे हम अर्धनारीश्वर के रूप में देखते हैं। शिव की जो भुजा है उसके चारों ओर एक सांप है। सांप कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, जो मानव की रीढ़ में सुप्त अवस्था में होती है। यदि आप इन कुंडली शक्ति को जागृत करते हो तो वही व्यक्ति की सच्ची चेतना होती है। इसके लिए आपको घोर साधना की जरूरत होती है, उसके बाद ही आप इस चीजों को कहीं ना कहीं जागृत कर सकते हैं। नटराज जगमगाती रोशनी के एक बादल से घिरा हुआ दिख रहा है आपको ऊपर इस चित्र में, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो समय के विशाल अंतहीन चक्र को बताता है कि समय जो है वो अंतहीन चलता ही रहेगा।